नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट 69th बीपीएससी PYQ सीरीज में। और जिस सब्जेक्ट को आज हम लेंगे वो है ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल के अंदर आज हम जिन 3 टॉपिक्स को लेंगे वो है रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना, और स्पीशीज एंड ट्राइब्स यानी प्रजातियां और जनजातियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र की। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में एटॉक में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से मिल जाती है? तो किस नदी से अफगानिस्तान में सिंधु नदी जो है वो जाके मिल जाती है? ऑप्शंस हैं हेलमंद नदी, अमू दरिया, काबुल नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि काबुल नदी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काबुल नदी एटॉक पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में गिर जाती है। तो जो काबुल नदी है वो सिंधु रिवर यानी कि सिंधु रिवर इंडस रिवर में जाके पाकिस्तान में गिर जाती है। यह पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की मुख्य नदी है। अलबरूनी ने इसे घोरवंड नदी यानी कि रिवर ऑफ घोरवंड भी कहा है। अफगान और पाकिस्तान मैत्री बांध यानी कि अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच फ्रेंडशिप डैम बना है वो भी काबुल रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर को हमें कंपेयर करना है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी हैं, 12मासी यानी कि पेरिनियल, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। दूसरा, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है मतलब स्टीपर है ज्यादा। तीसरा, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। क्षरण का कारण मतलब कि इरोजन का कारण बनती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केवल 1 और 2। तो चलिए देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मतलब कि पेनिनसुलर रिवर्स, ये गैर बारहमासी हैं। गैर बारहमासी मतलब कि नॉन पेरिनियल, इनमें पूरे साल पानी जो है वो नहीं रहता है। गैर बारहमासी हैं जिसका अर्थ है कि वह ग्लेशियर और वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, जबकि हिमालयन रिवर्स जो होती हैं, हिमालय नदियां बारहमासी हैं। बारहमासी यानी कि पेरिनियल रिवर्स होती हैं, इसमें पूरे साल पानी रहता है, जिसका अर्थ है कि वह मौसमी यानी कि मॉनसून पर निर्भर हैं। हिमालय नदियों की ऊपरी पहुंच में तीव्र ढलान है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में हल्की ढलान है। तो जो हिमालयन नदियां हैं वो ज्यादा स्टीप हैं पेनिनसुलर रिवर्स के कंपैरिजन में। हिमालय क्षेत्र की चट्टानों की तुलना में प्रायद्वीपीय क्षेत्र की चट्टानें कटाव के प्रति कम संवेदनशील होती हैं। तो इसी के साथ इसका जो सही उत्तर है वो है केवल 1 और 2, और जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? जो रिवर दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा ओरिजिनेट कहां से करती हैं? दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी उत्तरी पूर्व भारत यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो दामोदर नदी उत्तरी पूर्व भारत की एक नदी है जो अपनी कई सहायक नदियों यानी कि ट्रिब्यूटरीज, जो अपनी कई सहायक नदियों विशेषकर बोकारो और कोनार के साथ छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कोयल नदी झारखंड में निम्नलिखित 2 नदियों को संदर्भित कर सकती है। सुवर्णरेखा पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी अंतरराज्यीय नदियों में से एक है।
अंतर्राज्यीय नदियां मतलब कि इंटर स्टेट रिवर, जो कि एक स्टेट से होकर दूसरे स्टेट में जाती है। यह झारखंड के रांची जिले के नगरी गांव के पास से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि छोटा नागपुर पठार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? जो सोन और गंगा रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पटना। सोन नदी का उद्गम, उद्गम यानी कि ओरिजिनेशन, ओरिजिनेट कहां से करती है वो नदी, शुरुआत कहां से होती है? तो सोन नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से होता है। तो अमरकंटक पहाड़ी के पास से सोन नदी निकलती है। यह बिहार में पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। तो दोनों का जो मिलन होता है वो पटना में होता है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दक्षिणी, दक्षिणी यानी कि सदर्न, दक्षिणी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना नदी के बाद सोन नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अब अगला प्रश्न। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक यानी कि सौरो ऑफ बिहार। गंगा, कोसी, सोन, घाघरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कोसी। तो कोसी को सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है यानी कि सौरो ऑफ बिहार। कोसी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और यह तिब्बत में लगभग 74,500 किलोमीटर क्षेत्र को प्रवाहित करती है। इसे बिहार का दुख यानी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़, तो हम जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि नॉर्थ बिहार जो है वो बाढ़ से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है या कारण है वो है कोसी नदी। तो इसे बिहार का दुख कहा जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो परेशान रहती है, क्योंकि जो फसलें होती हैं उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कोसी। चलिए अब अगला प्रश्न। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो जो अलकनंदा रिवर है और भागीरथी रिवर है वो एक साथ कंबाइन होकर कौन सी वो जगह है जहां पर वो रिवर गंगा बनती है, यानी गंगा नदी बनती है? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि देव प्रयाग। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है और भागीरथी और अलकनंदा नदी देव प्रयाग में मिलकर ही गंगा नदी बनाते हैं। रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। विष्णु प्रयाग जो है वो तीव्र विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग जो है वो बद्रीनाथ के रास्ते में स्थित है और दो पवित्र नदियों अलकनंदा और पिंडर का संगम स्थल है। तो देवप्रयाग हो गया भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग हो गया मंदाकिनी और अलकनंदा, विष्णु प्रयाग हो गया तीव्र विष्णु गंगा और धौली गंगा, और कर्णप्रयाग हो गया अलकनंदा और पिंडर। चलिए अब अगला प्रश्न। तेल नदी, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो जो रिवर तेल है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वैसे क्योंकि ये पीवाईक्यू सीरीज है इसलिए हम आपको ऑप्शन ई भी दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन ई आता था पर अब जो है वो बीपीएससी में चेंजेस हुए हैं तो इसमें इस बार ऑप्शन ई हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तेल महानदी की एक सहायक नदी है। तो जो तेल रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो जो ट्रिब्यूटरी है वो है महानदी रिवर की। गंडक नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मयनगढ़ी, बारी, त्रिशूली, पंचनद, सरहद और बूढ़ी गंडक शामिल है। घाघरा और सोन
गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसी के साथ इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आंसर जो है वो है महानदी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी रिवर्स का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, और दोनों ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ए और बी। तो चलिए देख लेते हैं अब। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा और ब्रह्मणी, ये जल निकासी प्रणालियां यानी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में बहती हैं। वहीं अगर अब हम बंगाल की खाड़ी के अलावा बात करें, अब हम अरेबियन सी की बात करें अगर अरब सागर की, तो उसमें लूनी को छोड़कर नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये सब अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। सिंधु नदी, नर्मदा, तापी, साबरमती, भीमा, पेरियार और पंबा नदी जो है ये सब अरब सागर में बहती हैं। चलिए अब अगला प्रश्न। भारत में यारलुंग ज़ेन्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया में जो यारलुंग ज़ेन्बो नाम की नदी है वो किस नाम से जानी जाती है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। यारलुंग ज़ेन्बो को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र एक सीमा पार नदी है। सीमा पार नदी यानी कि ट्रांस बाउंड्री रिवर। वो एक नेशन से दूसरे नेशन यानी कि एक देश से दूसरे देश में आती है। ब्रह्मपुत्र एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, चीन, पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम पश्चिमी तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। चलिए अब हम दूसरे एस्पेक्ट की ओर चलते हैं जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना। तो इसके तहत पहला प्रश्न, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? अब ये किया जा चुका है क्योंकि ये PYQ है, 2020 में पूछा गया था, इसीलिए हमने इसका सेम लैंग्वेज और सेम भाषा का इस्तेमाल किया है। तो इंडिया का जो 13th मेजर पोर्ट है वो किस स्टेट में सेटअप किया जाने वाला है? इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र। तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह महाराष्ट्र के वधावन में स्थापित किया गया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, पहला तो महाराष्ट्र और दूसरा नाम क्या है उस बंदरगाह का, यानी कि वधावन। तो अब इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। इसे मकान मालिक मॉडल यानी कि लैंडलॉर्ड मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसका मतलब होता है जहां बुनियादी ढांचे को निजी फर्मों और रासायनिक संयंत्रों को पट्टे पर दिया जाता है। इसमें भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं जिनका नंबर अब 13 हो चुका है। चलिए अब अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक ऐसा फ्रेज है, वर्ड है जो कि बहुत ही फेमस है और हम इसे बहुत बार सुनते भी हैं। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। ये 2001 में शुरू की गई थी। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है यानी कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। यह भारत के 4 शीर्ष महानगरीय शहरों को मिलाता है जो कि हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, इसीलिए इसे चतुर्भुज बोला जाता है।
क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4। तो ये मिलाता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। तो चलिए अब अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर उद्घोषीय परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पर बेस्ड है? तप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कृष्णा। चलिए देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय योजना है। बहुउद्देशीय योजना यानी कि मल्टीपर्पज स्कीम, यानी कि इसके वजह से या इसके साथ हम जो है वो बहुत सारे काम एक साथ कर पाएंगे। ये परियोजना 1967 में पूरी हुई है और ये बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर नलगोंडा गांव के पास स्थित है। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास में ही है। चलिए अब हम अपने थर्ड एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है स्पीशीज एंड ट्राइब्स यानी कि प्रजातियां और जनजातियां। तो इसके तहत पहला प्रश्न जो है, भारत की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी अनुसूचित जनजाति सबसे बड़ी है? तो सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिया में सबसे बड़ी है, यानी कि लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया? कोल, भील, गोंड, संथाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भील। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जनजाति मतलब ट्राइब, जो कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का लगभग 38% है। यानी कि टोटल शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन जो है इंडिया में, उसमें से 38% जो है वो भील ट्राइब है। जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड, जिनकी संख्या जो है वो 35.6% है टोटल। और अगर हम सबसे बड़ी की हमने बात कर ली जो कि है भील, सेकंड नंबर पर है गोंड। और अगर हम सबसे छोटी आदिवासी समुदाय की बात करें, यानी कि अगर हम स्मॉलेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो वो है अंडमानी। अंडमानीज जो है वो सबसे छोटी ट्राइबल कम्युनिटी है, जिसके अंदर या जिसके तहत मात्र 20 लोग हैं बस। चलिए अब अगला प्रश्न, भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित लोकेटेड है या कहाँ स्थित है? भरमौर ट्राइबल रीजन इज लोकेटेड इन सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजातीय क्षेत्र यानी कि भरमौर ट्राइबल रीजन जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये चंबा जिले की प्राचीन राजधानी है, यानी कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट था उसकी एंशिएंट कैपिटल जो थी वो भरमौर थी। ये पीरपंजल और धौलाधर पर्वतमालाओं के बीच, रावी और चिनाब घाटियों के बीच स्थित है। तो इसकी जो लोकेशन है वो पीरपंजल और धौलाधर रेंज के बीच में है, यानी कि बिटवीन। चलिए अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? हमें इसमें यह बताना है कि कौन सी सही नहीं है। भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि टोडास केरल। यानी कि भील और गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु एकदम सही है, पर जो गलत मैच है वो है टोडा केरला। चलिए देख लेते हैं। टोडा जनजाति जो है, जो टोडा ट्राइब है, वो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में रहती है। तो टोडा केरला में नहीं, तमिलनाडु में टोडा ट्राइब जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। और वो कहाँ रहती है? वो नीलगिरी पहाड़ों में रहती हैं। जबकि भील गुजरात में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है और कोटा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। टोड पोशाक में कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिसे पुरुषों के लिए धोती के ऊपर लपेटा जाता है और महिलाओं के लिए स्कर्ट के रूप में शॉल की लपेट के साथ पहना जाता है। तो ये है टोडास के बारे में। चलिए अब अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। तो जो द्रविडियन रेसेस हैं वो मेनली कन्फर्म्ड जो हैं वो इंडिया के कौन से पार्ट्स में हैं? वो है दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि
साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत। जो द्रविड़ जातियां हैं वो मुख्यतः दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया तक ही सीमित हैं। यह जाति द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है जिसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि भी शामिल है। तो ये द्रविडियन लैंग्वेज जो है उससे रिलेटेड है, जिसके अंदर तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और तेलुगु भी पाए जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय पहचान नहीं की गई है? तो वो कौन सा स्टेट है जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में ट्राइबल कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया गया है, हरियाणा में नहीं किया गया है। चलिए देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी ने आदिवासी समुदायों यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज की पहचान नहीं की है। तो ऐसी जगहें जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी या आदिवासी समुदायों की पहचान नहीं की गई है वो हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। अगर हम भारत की कुल जनसंख्या यानी अगर हम भारत की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 8.6% जो है वो आदिवासी समुदाय है। यानी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 8.6% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज की है, जिनकी अधिकतम जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में केंद्रित है। तो अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये भारत के कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में है? तो वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो आज के एपिसोड में हमारी तरफ से इतना ही। ऐसे ही हम टारगेट 69 बीपीएससी के और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे और ज्योग्राफी, भूगोल के अलावा आपको और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं तो आप बाकी सब्जेक्ट्स भी देखिए। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।